वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमारी बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त, बहुत पुरानी नहीं कहूँगा वरना पता लगेगा मैं और ये कितने पुराने, लेकिन बहुत पुरानी दोस्त और पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम ये भी, और इनकी वालिदा जो कि एक लिविंग लेजेंड है इंदु मिठा जी, आज उनकी भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन तहरीमा जो कि अब इनसे हमें गिला भी है कि पाकिस्तान से अब ज़रा दूर दूर रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं और वहाँ पे डांस परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभी तक जुड़ी हुई हैं, सिखाती भी हैं, परफॉर्म भी करती हैं, कोरियोग्राफ भी करती हैं। इस्लामाबाद या पाकिस्तान जब आती हैं तो हम फौरन जाल बिछा के उनको बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिले से शुरू करते हैं। गिले से हाय हाय। मतलब वापस आ जाएं। नहीं, मैं मतलब हर साल आती हूँ, मेरी वालदा यहाँ है, ख़ानदान यहाँ है, तो मैं आती जाती ही रहती हूँ। मतलब एक पाँव इधर एक पाँव उधर। हाँ। अच्छा जी, मेरा ख्याल है स्टार्ट आपकी वालिदा से ही करते हैं, क्योंकि आज हमारे सेशन का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि वो खुद तो अब बहुत बुजुर्ग हैं, आ नहीं सकती, लेकिन अभी हाल ही में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है और बहुत खुशी की बात है उसकी। बल्कि एक तस्वीर भी है, मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि उसको पुल अप करके वो तस्वीर भी हमें दिखाएं। कैसे इज शी हैप्पी, इज शी प्राउड कि पाकिस्तान ने उनको उनके काम को एक्नॉलेज किया? बिल्कुल, खुशी तो ज़रूर होती है और सबसे ज़्यादा खुशी उनको इस बात की होती है कि उनके बहुत असातिज़ा हैं जो कि मिलने आते रहते हैं और उनको याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सिखाना बंद कर दिया है। अब वो कहती हैं वो थक गई हैं, काम हमारा है अगली जनरेशन का। तो अच्छा लगता है उनको कि जब स्टूडेंट्स आते हैं हाँ, और कोई रक्स करता रहे। हाँ, एग्जैक्टली ये वो तस्वीर है जी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जब इसी साल इंदु मिठा जी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, सदर पाकिस्तान ने उनको ये अवार्ड दिया और ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट होती है जो लोग फनून लतीफ़ा से जुड़े हैं। बिल्कुल। तहरीमा, हम जब ये परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं, म्यूजिक, डांस, इवन पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक प्रोड्यूस करना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, बचपन ही से क्यों ज़रूरी होता है कि आगे चल के बच्चे ने कुछ भी बनना है, आईटी प्रोफेशनल बनना है, बैंक में जाना है, बचपन में स्कूलों में इन चीज़ों को राइज करना और इनकी इस रिवायत को लेकर चलना क्यों ज़रूरी है? इससे होता क्या है? भाई, मौसीकी अगर कान में नहीं पड़ेगी तो आदत कैसे होगी सुनने की? और अगर आप हिले जुलेंगे नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं होएगी बदन में और जहन और बदन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ना आप सीखें तो आगे जाके आप क्या कर सकते हैं? तो ज़रूरी है कि बचपन से अगर आप पेंटिंग्स भी देख रहे हैं तो तस्वीर देख रहे हैं तो कुछ जहन में बैठ जाती है एक बात, और वो चाहे आप उसकी तरफ रुझान दें या ना दें, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जहन में ये बात रहे और आगे फिर आपको शौक़ किस तरफ ले जाता है वो अलग बात है। तो अगर आपको तरबियत किसी चीज़ में लेनी है, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, फिर उसका शौक़ होएगा, फिर आगे तरबियत दी जाएगी। तो शुरू से ज़रूरी है कि स्कूलों में बच्चों को आदत डाली जाए कि भाई रंग के साथ आप तस्वीर बना सकते हैं, कि आप हिलने जुलने से, मूवमेंट से सीख सकते हैं कि आगे रक्स बढ़े। इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में जो एक अंदर का आर्टिस्ट होता है बहुत सारे लोगों का, वो उसको पहचान नहीं पाते या दब जाता है, मर जाता है अंदर का आर्टिस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि भाई डिग्री लेनी है, डिग्री के बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। तो वो ठीक है, लेकिन रूह का क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा। डिग्री से रूह को कोई फायदा नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, रूह बिल्कुल दब जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम स्कोप की बात करते हैं ना हमेशा कि अच्छा इस आर्ट में अगर हमने अपना करियर परस्यू किया तो मे बी स्कोप होगा या नहीं होगा। तो हम जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, प्रैक्टिकल इन द सेंस के जिनसे हमें थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट्स जिनको हम कहते हैं वो मिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं बस उसी की तरफ जाएं। तो हमने सेकेंडरी कर दिया होता है अपना टैलेंट, और आपके अंदर का जो एक आर्टिस्ट है उसको हम बाहर नहीं निकलने देते कभी भी। मेरा ख्याल में अगर किसी घराने में कोई बच्चा छोटी उम्र से ये कहना शुरू कर दे कि मैंने भाई एक्टिंग करनी है, मैंने गायकी करनी है, तो माँ बाप फिक्रमंद हो जाएंगे। पेट कैसे भरेगा? बच्चा रोजी कैसे घुमाएगा? इसको तो कोई रिश्ता पता नहीं देगा कि नहीं देगा, है ना? अच्छा तहरीमा, आप पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और बहुत तफसील से हमने रक्स के ऊपर बात की, क्लासिकी रक्स पे बात की, और आज मैं एक और तहरीमा के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और वो है तहरीमा जिसने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स
वो गई कुछ, वो हमें यादें बताएं। और आपने पेंट किया और आज आपकी कुछ पेंटिंग्स भी हमने ढूंढ निकाली हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। उस हवाले से भी बात होगी कि व्हाई डांस, व्हाई नॉट विजुअल आर्ट। लेकिन टेल मी अबाउट द गुड टाइम्स ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर इन 1980s। कैसा था, क्या था जिंदगी लाहौर? एक्चुअली हाँ, लेट 80s में मैं गई थी, जब मैं कनेक्ट कॉलेज में अपना बीए ख़त्म कर रही थी, तो उसी वक्त मैंने एनसीए भी शुरू किया। और शुरू में मुश्किल लगता था दोनों काम करना, लेकिन एनसीए में उन दिनों एक ख़ास मज़ा था, क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पाकिस्तान के हर कोने से लोग थे। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे वैसे मुलाकात ना होती। और उस वक्त लिमिटेशन नहीं थी कि आपने एफए के बाद आना है या अच्छा। किस वक्त आना है। तो कुछ लोग जो हमारे साथ थे, वो एक मुझे शख्स याद है कि जिन्होंने डबल एमएस किया हुआ था और फिर आए थे। और कुछ लोगों ने नौकरियां पहले की हुई थी, फिर वापस पढ़ने आए। तो मेरे ख्याल में उससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक दुनिया का पर्सपेक्टिव होता है ना, जो कि आप सब अगर उसी उम्र के हों और वो ही आपके एक्सपीरियंसेस हों, तो वो बात नहीं बनती मेरे ख्याल में। दूसरा ये कि वहाँ डिफरेंट एथनिसिटीज से, डिफरेंट बिल्कुल लिंग्विस्टिक, इवन डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से लोग। बिल्कुल। अभी भी वैसे एनसीए में ऐसा ही है। एनसीए में अब भी ऐसा, सिर्फ मेरे ख्याल में उम्र जो है वो ने महदूद कर दी उसकी कैद है। हाँ, उसकी कैद है। लेकिन वहाँ एक नया तरीका दिखाते हैं कि जिससे आप दुनिया को देखें, और ज़रा ख्यालात जो है वो ज़रा खुल जाते हैं कि भाई आपके आगे टेबल तो पड़ा हुआ है, लेकिन इस टेबल को कई तरीक़ों से दिखाया जा सकता है मसलन। तो इसी तरह आप ज़िंदगी के बारे में भी सोच सकते हैं। और वहाँ जाके हमारे स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, मुझे याद है एक लेबर डे की हमने 2-3 बहुत बड़ी इवेंट्स की थी, जिनमें प्लेस थे, गायकी थी, वो भी चीज़ें हैं ना साथ साथ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की जो है, जो बाकी आर्ट्स जो आपको नहीं उस ज़माने में एनसीए में मिलते थे, वो भी हम जो इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग भी हाँ, साथ साथ हो रही हाँ, होती है। और बातचीत का तरीका और सोचने के लिए मतलब मवाद। वो वाला लाहौर और अब वाले लाहौर में क्या फर्क है? वो सबसे पहले ट्रैफिक मैं तो भाग आई थी वहाँ से। जिस ज़माने में मैं इस्लामाबाद आई हूँ, मेरे ख्याल में 1990 के करीब, तो मेरे लाहौरी जो दोस्त हैं वो बहुत सख्त नाराज़ थे कि लाहौर से कल्चर वाली जो सिटी है, उसको छोड़ के हमारी सिटी है, उसको आप छोड़ के कहाँ जा रही हैं। और इस्लामाबाद उन दिनों वो कहते थे कि इस्लामाबाद तो मरा हुआ है। हाँ। तो सब सो जाते हाँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो तौबा करती हूँ जी, इतनी ट्रैफिक में मैं नहीं रह सकती। और अब ये रह गया कि खाना पीना सारे वक्त आप करते हो और शादियों पे जाते हैं। हाँ। बस ये रह गया, गिरी आपकी सकाफत लेकिन का रीगल हिस्सा से है। नारकली जाते हुए तो उधर से लिबर्टी जाते हुए वो जो रिक्शे का मजा है, वो आपको इस्लामाबाद रिक्शे के पे बहुत धक्के खा लिए हैं, बहुत कोई जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे और साइड साइड पे। तहरीमा का, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ साथियों कि क्लासिकी डांस जो है, भरतनाट्यम, वो तो इनकी पहचान है पूरी दुनिया में। लेकिन आज आपको बताएं कि ये एनसीए में और उसके बाद भी बहुत अरसे तक पेंट भी करती रही। तो कुछ आपकी पेंटिंग्स हम दिखाना चाहेंगे और आज इस हवाले से बात करेंगे चाहेंगे जी। कंट्रोल रूम, ऑलराइट, ओह वाओ ब्यूटीफुल। ये तो बहुत ही कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी चीज मुझे लग रही है। आप साथ साथ कुछ एक्सप्लेन भी करें ना, आर्टिस्ट का इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये एक सीरीज है। मैं एक्चुअली वाटर कलर्स में ही काम करती हूँ और ये वाटर कलर्स का ही काम है। और ये सीरीज है क्विल्टिंग के नाम से, जिसमें जैसे हमारी रज़ाइयाँ पुरानी होती थी जिसमें टुकड़े टुकड़े जोड़ के बनाए जाते थे, तो वो उसका एहसास इसमें है। और बाहर, अब मैं अमेरिका में रहती हूँ, क्विल्ट, वहाँ जो क्विल्ट होती है, रज़ाई होती है, उसको फेदर से भरा जाता है। ग्रेट, अगली पेंटिंग पे चलते हैं जी। वाह। तो ये खूबसूरत उन बातों को इकट्ठा जोड़ के इस सीरीज में, इन क्विल्टिंग की सीरीज में रखा है। ब्यूटीफुल। ये एक्चुअल पेंटिंग्स हैं कहाँ पे? मतलब ये आपके घर में लगी हुई है, दोस्तों कुछ को मेरे पास हैं और कुछ माशाल्लाह बिक चुकी हैं। बिक चुकी हैं, यही मैं सुनना चाह रहा था। तो तहरीमा, साथ साथ हम आपकी पेंटिंग्स देख रहे हैं, लेकिन मैं क्विकली आपसे, फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, वो क्या लम्हा था जब तहरीमा मिट्ठा ने, ओह वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत, ये वाटरस्केप्स की सीरीज है। वाओ। वो क्या लम्हा था जब तहरीमा ने फैसला किया कि मैंने पेंटिंग वाले आर्ट फॉर्म को छोड़ के
डांस वाले आर्ट फॉर्म को पिक करना है? पेंटिंग छोड़ी कभी नहीं है, साथ करती गई हूँ। ये सीरीज है दिस इज व्हाट वॉर डज, जंग के बारे में, कि जंग के बाद क्या हालात जंग के बाद क्या हालात जंग होते के हैं। बाद क्या हालात होते हैं। ब्यूटीफुल। अच्छा, तो पेंटिंग कभी छोड़ी नहीं, हमेशा करती गई। रक्स में कोई डिग्री नहीं मिलती और रक्स के बारे में सोचा नहीं जाता कि ये करियर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल इसमें था और मेरे शौहर ने बहुत ही मुझे सपोर्ट किया इसमें, और वालिदैन के अलावा उनकी सपोर्ट से काम मेरा ख्याल में आगे बढ़ चुका है। अच्छा, पेंट अभी भी कर रही हैं आप? हमेशा, ऑलराइट, छोड़ा नहीं कभी। Great. लेकिन रक्स जो है वो जो है ना, रूह को खुश करता है। वो रूह को खुश करता है। तहरीमा मिठा हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक, उससे हम वापस आते हैं और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारी मेहमान है तहरीमा मिठा, जो कि एक क्लासिकल भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर, डांसर हैं और साथ ही साथ पेंटर भी हैं, जिसके ऊपर कम कम बात होती है। आज हमने सोचा इस हवाले से भी बात करें। पेंटिंग के हवाले से तो हम बात करेंगे अभी, लेकिन तहरीमा, डांस के आर्ट की अगर हम बात करें, आपने अपनी वालदा की जो लेगेसी है उसको आप आगे बढ़ा रही हैं, उनसे आपने सीखा और एक नाम अपना बनाया इस फील्ड में। लेकिन क्या अब आपका बेटा आपसे सीख रहा है? क्या वो उसी तरह से जो आपने बताया ना कि खुश करती है रूह को आप ये आर्ट बेसिकली, तो क्या वो भी इसी पैशन के साथ इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? उसने मुझसे नहीं सीखा और मैंने ना कभी उसको सिखाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में जब बच्चों को पकड़ के माँ बाप कुछ सिखाना चाहें तो उनको एक चिढ़ हो जाती है उस चीज़ से। तो मैं कोशिश करती थी कि वो अपने तौर से इस तरफ आए, और वो स्ट्रीट डांसिंग करता है, जैसे अमेरिका में स्ट्रीट डांसिंग कहा जाता है, यानी हिप हॉप और ब्रेक डांस और फ्री स्टाइल और ये सारा उसका शौक है। और वो अम्मा को देख के कैसा लगता है फिर बेटे को कि मतलब ब्रेक डांस कर रहा है? एक दफ़ा हम वापस अमेरिका जा रहे थे पाकिस्तान से, तो इमिग्रेशन पे उन्होंने रोक के पूछा कि अच्छा आप क्या करती हैं, तो मैंने बताया कि मैं क्लासिकी रक्स करती हूँ और ये यूएस की तरफ है। और बेटे से पूछा आप क्या करते हैं, तो कहता है हिप हॉप। तो वो आगे हंसना शुरू हो गए। और बल्कि देसी शख्स थे पंजाब के ओरिजिनल, जो अमेरिका में इमिग्रेशन पे बैठे तो हंसना शुरू हो गए, और आपस में थोड़ी पाकिस्तान की बात हुई, उर्दू की बात हुई। तो उन्होंने कहा बेटा उर्दू भी बोलता है, बड़ी बात है। मैंने कहा एक्सेंट बहुत बुरी है पर बोल देता है। कहता तो मुझे यही कह रहा था कि नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। Exactly. अच्छा तहरीमा, हमारा जो फोक डांसेस है तमाम इलाकों के और उसका हर एक अपना फ्लेवर है उसका, क्या बाकी दुनिया में भी ममालिक में इस तरह डिफरेंट फ्लेवर्स फोक डांसेस के मिलते हैं? ईस्टर्न यूरोप में तो हम देखते हैं, और तो क्या इंटरनेशनली फोक का पूरा एक अलग जॉनरा तस्लीम किया जाता है और फोक डांसेस के भी को सिखाना और उसके अंदर महारत हासिल करना, उसको एक क्लेम किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ है ये याद रखने के लिए कि जब आप फोक यानी लोक रक्स को, फोक डांस को जब आप स्टेज पे ले आते हैं तो वो फोक डांस होना बंद हो जाता है। तो आप एक तरीके से सेट कर देते हैं और उसको एंटरटेन करने के लिए, स्टेज पे लाने के लिए उसको एक फॉर्मेट दिया जाता है ना, तो थोड़ी सी वो बात अलग हो जाती है। लेकिन ट्रूप्स जो करते हैं, हर नेशनल ट्रूप जो होता है हर मुल्क का, वो अपने फोक डांसेस ज़रूर दिखाते हैं और कई किस्म के होते हैं हर इलाके के मुताबिक, उस मुल्क के इलाके के मुताबिक। हमारे यहाँ कुछ छुट सा गया है और शादियों वादियों पे अब ना लुड्डी होती है, ना झूमर होता है, ना ये सारा गानों पे डांस होते हैं ना, बॉलीवुड के गानों पे डांस होते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि हम वो लुड्डी, झूमर, अच्छा अतान का मैंने देखा है, जो हमारा पश्तो का फोक, अतान का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब शादियों पे हल्का फुल्का एक दो जगह मैंने देखा है कि पश्तून फैमिलीज की शादी में वो अतान करते हैं, विच इज़ ग्रेट। तो मेरा ख्याल है आप सही कह रही हैं, लुड्डी, सम्मी, भंगड़ा, ये शादियों पे भी हमें इस चीज़ को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। और जो हम देखते भी हैं वो जो है ना, अब उसमें भी बॉलीवुड का तर्ज आ गया, मतलब कि वो पुराने जो स्टेप्स थे
और एक तो वो इस तरह के थे कि कोई भी शामिल हो सकता है। मतलब शादी और मेहंदी का मजा ये होता था कि हर कोई भी कोई शामिल हो सकता है। फुप्पो भी नाच रही है हाँ। तो अब नानी यही का हो भी हाथ सकता। पकड़ के थोड़ा सा और वो सबसे वो ज्यादा- हुस्न जो है वो खत्म हो और मेरे गया। ख्याल में पाकिस्तान का भी स्पेशली जो है वो हुस्न की हम जो हम बात करें तो हर कल्चर का एक अपना रक्स है। एग्जैक्टली सबीन हमें अब शुक्रिया अदा करना है तहरीमा का, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तहरीमा जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे हमेशा बात करके बहुत लुत्फ आता है और हमारी दोस्ती तो बहुत चलती ही जाएगी। सदियों पुरानी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान का स्पेशल एपिसोड मेरे और सबीन के साथ एंजॉय किया। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे जल्दी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।